आज मार्केट रेगुलेटर सेबी की अहम बोर्ड बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या है ये फैसले, डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो आज सेबी की बोर्ड बैठक में कई सारे जो अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं। तो एक करके समझते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, ओपन मार्केट के जो बायबैक है उसको मंजूरी मिल गई है। यहाँ पे अब जो कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बायबैक को पूरा कर सकेगी और ये जो रूल है हमें 1 अगस्त 2026 से लागू होता हुआ दिखाई देगा। और जो बायबैक है वो नेक्स्ट 66 वर्किंग डेज में पूरा करना मैंडेटरी है। इसके साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रमोटर्स हैं वो बायबैक में अब हिस्सा जो है नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड को इंट्राडे बोरोइंग की मंजूरी मिल गई है। म्यूचुअल फंड्स अब इंट्राडे जो बोरोइंग है वो कर पाएंगे, जो कि पहले नहीं कर पाते थे। इसके साथ ही पे इन और पे आउट को जो बीच में फंडिंग गैप पूरा करने में यहाँ से अच्छी खासी जो मदद है वो हमें मिलती हुई दिखाई देगी। एएमसीज पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इसका जो इस्तेमाल है लेवरेज बढ़ाने के लिए नहीं कर पाएगी। साथ ही इससे जो सेटलमेंट प्रोसेस है वो और भी ज्यादा हमें सीमलेस होता हुआ दिखाई देगा। थर्ड अगर हम चीज की बात करें तो वो गरुड़ा ग्रीन चैनल का लॉन्च जो है सेबी ने कर दिया है। इससे जो एआईएफ स्कीम्स है वो 10 वर्किंग डेज में लॉन्च हो पाएगी। अप्रूवल प्रोसेस यहाँ पे पहले से और भी ज्यादा हमें तेज होता हुआ दिखाई देगा। एआई ओनली स्कीम और एंजल फंड्स को कुछ फाइलिंग तक की जो राहत है वो भी मिलेगी। साथ ही इसका जो अगर हम एम देखें तो वो कैपिटल डिप्लॉयमेंट को तेज करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए काफी बड़े रिफॉर्म्स यहाँ पे आए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फंड रेजिंग यहाँ पे आसान होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा फंड जुटा पाएंगी कंपनीज। और सेबी मेंबर ऑफिशियल्स के यहाँ पे नए कोड ऑफ कंडक्ट को भी मंजूरी मिल गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। साथ ही डिस्क्लोजर और गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ से हमें और भी ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट अगर हम बात करें तो सेबी ने एसएमई फंड रेजिंग फ्रेमवर्क की भी जो समीक्षा है उसको मंजूरी दे दी है। एसएमई मार्केट के जो रूल्स हैं उसमें डेटा बेस्ड जो रिव्यू है वो अब हमको होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ और भी रिफॉर्म्स हैं जो यहाँ पे हमें होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन ये कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं जो आज सेबी की बोर्ड बैठक से निकल के नजर आए हैं। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं एजीएम काफी दिलचस्प रही। आज की एजीएम में वैसे तो कई ऐलान हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान रहा जियो के आईपीओ का। जियो ने सेबी के पास आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। यह 27 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इश्यू होगा, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। एजीएम में आईपीओ का ऐलान खुद चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया। With great delight, let me tell you that the board of Jio Platforms has approved the draft red herring prospectus earlier today, and it will be filed with SEBI today. This is a deeply emotional moment for me, for the entire Reliance family, and for millions of its shareholders. The relationship Reliance shares with its shareholders is a deep and sacred relationship founded on pride, trust, respect, and shared growth. The commitment to shared growth was deeply personal to Dhirubhai. It is equally sacred to me. Imbibed in the same spirit, Isha, Akash, and Anant are heading the Jio IPO process and will lead the next generation of value creation opportunities in the future. The proposed listing of Jio will demonstrate to the world that India can build technology companies of global scale, global capability, and global value. I assure you and all prospective new investors that a brighter future awaits Jio. और जियो का आईपीओ कैसा होगा, इसकी पूरी डिटेल बता रहे हैं आशीष वर्मा। जी वो कहते हैं ना, वॉक द टॉक। पिछले साल की एजीएम में मैनेजमेंट ने गाइड करा था कि साल 2026 के फर्स्ट हाफ तक हम जियो प्लेटफॉर्म्स को लिस्ट करने की तैयारी करेंगे। और लीजिए, हम जून में बैठे हुए हैं और आज इस कंपनी ने अपने आईपीओ का डीआरएचपी दाखिल कर दिया है। और जियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर बस इसीलिए नहीं है कि एक टेलीकॉम कंपनी है, बल्कि एक पब्लिक मार्केट टेस्ट है। कैसे वो एक मैसिव इंटरकनेक्टेड डिजिटल और टेक इकोसिस्टम को पचाते हैं। ये एक कंपनी एक डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट है। इसके आंकड़े देखिए, मार्च 26 में ईयर एंडिंग टोटल डेटा ट्रैफिक 241 एक्साबाइट्स, सब्सक्राइबर्स 52 करोड़ से ज्यादा, 5G यूजर्स तकरीबन 27 करोड़। और इस कंपनी के डिजिटल सर्विसेज का परफॉर्मेंस देखिएगा,
आय में पिछले साल FY26 में 14.25% का जंप, इबिटा तकरीबन 18% उछला और मार्जिन साल दर साल 160 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होते हुए नजर आए। और क्या कारण है इस तरह की परफॉर्मेंस का? मैसिव 5G स्केल, पिछले साल 40% साल दर साल का जंप देखने को मिला। आरपूस जो है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो इंप्रूव होते हुए नजर आए और ये कंपनी अब अपना ब्रॉडबैंड स्मार्टली मोनेटाइज कर रही है और इसीलिए इस तरह के फाइनेंशियल्स देखने को मिले। पर जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे जहन में रह गया था, वो पीक कोविड टाइम्स थे 2020 के, और 3 महीने के टाइम होराइजन में इस कंपनी ने दुनिया भर की मार्की टेक कंपनीज, गूगल और मेटा जैसी, दुनिया के टॉप सॉवरेन फंड्स, मुबादला और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जैसे, उन सबको अपना 33% हिस्सा बेचा था। और आज जब इसने अपना आईपीओ फाइल करा है, 27 करोड़ शेयरों का फ्रेश इशुएंस है और इनमें से एक भी मौजूदा इन्वेस्टर एक शेयर नहीं बेच रहा इस आईपीओ ऑफरिंग में। और शायद यही सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि स्ट्रीट मान के चल रही थी पुराने इन्वेस्टर्स का एक ओएफएस आ रहा होगा, लेकिन इंटायरली एक फ्रेश इशुएंस। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में आकाश अंबानी ने कंपनी के मेगा एआई प्लान के बारे में भी डिटेल में बताया। Reliance Intelligence is building India's sovereign AI backbone in Jamnagar. This cutting-edge infrastructure will be powered entirely by clean energy from Reliance's own solar generation from the Kutch Renewable Platform. The first 120 megawatts will be commissioned by the end of 2026. In addition, we are operationalizing an initial fleet of advanced NVIDIA GB300 GPUs. This next generation compute capacity is equivalent to more than 75,000 H100 GPUs on an AI inference basis. As the first 120 megawatts becomes fully operational, this capacity can scale over 2 lakh H100s equivalent GPUs. This capacity places Reliance amongst the largest AI infrastructure platforms being built anywhere in the world. When compute becomes affordable, innovation becomes inevitable. With Network Edge AI inference, we will bring advanced AI experiences to affordable devices. When AI becomes ubiquitous and easily accessible, India will not merely participate in the AI century, it will lead it. Unlike global AI platforms that build in English and translate later, Jio is building AI natively in Indian languages. So a farmer querying in Marathi or a student in Tamil gets an AI that thinks and replies in their language. भारत का AI भारतीय भाषा में बोलेगा, भारत के दिलों को जोड़ेगा, भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा. What we're building is an AI for India, AI by India, AI that will one day serve the world. और एजीएम में अनंत अंबानी ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पुश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिलायंस $3 बिलियन का ग्रीन अमोनिया के लिए करार कर रही है। Green electricity is the foundation, but green molecules are the transformation. Our green chemicals program is advancing on plan. We are on track to commission our alkaline electrolyzer manufacturing gigafactory. We will unlock 4 powerful monetization streams through green molecules. 1. Green urea, strengthening India's food security. 2. Urea ammonium nitrate, UAN, for our fertilizer needs. 3. Green ammonia for co-firing in power generation, displacing fossil fuel emissions in India and export markets. And 4. Biomethanol, a clean transport fuel and chemical feedstock with sustainable aviation fuel applications and with a growing global demand. I am proud to announce that Reliance has signed a landmark $3 billion long-term supply agreement with Samsung C&T for green ammonia, which is among the largest green ammonia offtake contracts in the world. This validates the commercial competitiveness of our green hydrogen platform.
We are in advanced discussions for more such exports to Japan, Korea, and Europe with long-term offtake commitments. Our target of 3 million metric tons of green hydrogen equivalent green chemicals capacity in the next 10 years remain firmly in our sight. रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि रिलायंस को मुंबई में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। I'm proud to share that we have received approval from the government of Maharashtra to establish a state private university. Our interim campus at Ulve is already a vibrant center for learning with modern academic, residential, and sports facilities on par with global standards. But what lies ahead is even more transformative. Our upcoming permanent campus at Dronagiri, spread across 410 acres, will be truly world-class in size, design, and most importantly, excellence in academics and research. It will bring together an academic district, a research park, a sports district, a medicity, a residential district, a vibrant arts district with amphitheaters, performance halls, and art houses, an innovation and incubation park where cutting-edge research supports the creation of unicorns. और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आवाज समाचार में खबरों का सिलसिला जारी है। तुरंत हाजिर होते हैं। बात करते हैं बाजार की। बाजार ने दिन भर दबाव के बाद आखिरी घंटे में रिकवरी दिखाई। निफ्टी सेंसेक्स निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। मिड कैप शेयरों में निचले स्तर से अच्छी खासी वापसी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ है। कैसा रहा मार्केट का बाकी हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और जो भारतीय बाजारों में 5 दिन की बढ़त थी उस पर कहीं ना कहीं आज ब्रेक लगता हुआ। आज जो पूरा प्रेशर बनाया वो था आईटी ने, और आईटी में सुबह 5.5% की गिरावट थी, जहां से बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आखिरी आधे घंटे में रिकवरी भी आईटी ने ही प्ले आउट करी, जिसकी वजह से मार्केट रिकवर होकर बंद हुए हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निचले स्तरों से रिकवरी के साथ 150 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, करीब 280 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और डेज हाई के आसपास ये दोनों इंडेक्स जो हैं वो बंद हुए। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर आज के लूजर बने आईटी, जो कल एक्सचेंजर के कमजोर नतीजे आए और गाइडेंस जो कमजोर रही, वहां से यहाँ पर प्रेशर बना, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर भी करीब 2% की रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा आज साथ नहीं दिया ऑयल एंड गैस इंडेक्स ने। रियलिटी जो मॉनसून है उसके चलते यहाँ पर लगातार प्रेशर देखने को मिला है। इसके अलावा पीएसयू बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल, ये सारे इंडेक्स है जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर फार्मा इसने अच्छा साथ दिया, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, मेटल, ये सारे इंडेक्स थे जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं दिया, तो सारे ही काउंटर्स आपको आईटी पैक से देखने को मिलेंगे। इन्फोसिस यहाँ पर 6.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सारे ही काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी बहुत रिकवरी के साथ इनकी क्लोजिंग हुई है। तो ये था आज का मार्केट जहां पे थोड़ी बहुत गेनर्स देखने को मिले। इटर्नल यहां पर 2% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले। भारती एयरटेल जो फुटसी के इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हो रही है और इसका वेटेज बढ़ने वाला है, उसकी वजह से यहां पर थोड़ा बहुत खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा पावर ग्रिड यहां पर भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। एनटीपीसी, इसमें भी अच्छे गेन्स देखने को मिले। तो ये था ओवरऑल मार्केट। हालांकि सुबह के मुताबिक अच्छी पिक्चर देखने को मिली। बाकी वीकेंड में इंतजार रहेगा यूएस ईरान डील के अपडेट्स का, और देखते हैं भारतीय बाजार मंडे को कैसे रिएक्ट करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के टेलीग्राम को अस्थायी तौर पर बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में प्रक्रिया का पालन किया गया है। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, बता रहे हैं असीम चंदा।
नीट पेपर के टेलीग्राम पर लीक होने की संभावनाओं को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके ऊपर रोक लगाने की सिफारिश की थी। आईटी मंत्रालय ने 16 जून को इसके ऊपर रोक लगा दी थी। 22 जून तक ये रोक अस्थायी तौर के ऊपर लागू रहेगी। इसको लेकर के टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में टेलीग्राम ने दलील दी कि हम एक देश के लिए अपने आर्किटेक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हैं, जबकि सरकार का दलील थी कि इस टेलीग्राम का इस्तेमाल अवैध एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा आईटी एक्ट 69A के तहत सरकार ने पूरी प्रोसेस का पालन किया, ऐसे में रोक पूरी तरह से सही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम के ऊपर लगाई गई रोक से हटाने से इनकार कर दिया। अब नीट की परीक्षा 21 जून को होनी है और टेलीग्राम 22 जून को तक बंद रहेगा और उसके बाद टेलीग्राम दोबारा से शुरू हो जाएगा। इधर मुंबई में पानी सप्लाई में कटौती की वजह से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में 6 महीने तक की देरी हो सकती है। नरेडको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि मुंबई में पानी की कमी वास्तविकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1% पानी की रिसाइकलिंग हो पाती है। इसे बढ़ाकर 30% तक ले जाने की जरूरत है। उन्होंने बीएमसी की तरफ से उठाए जाने वाले कदम का भी समर्थन किया। निरंजन हीरानंदानी से खास बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। तो ये जंग जो हुआ है वैसे भी उनका प्रॉब्लम रहा, मटेरियल सप्लाईज नहीं हुई है। काफी सिरेमिक फैक्ट्रीज गुजरात में वगैरह में जहां बनाते हैं वो पूरे बंद थे। 3 महीने तक वो बंद हो गए, तो नेचुरली सप्लाईज नहीं आए, ऑर्डर नहीं पूरे हो रहे हैं, पैसे दिए हैं उनको एडवांस पे। सो मेरे अंदाज से ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 6 महीने की देरी हर प्रोजेक्ट को होने वाली है। इसलिए हमारे नरेडको की एक मांग है सरकार से और रेरा से कि प्रोजेक्ट्स की जो टाइमलाइंस है उसको 6 महीने बढ़ा दे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इश्यू है और हमें लॉन्ग टर्म जो भाव है और ये प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए कि हमें विश्व के कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो हम पेट्रोलियम के ऊपर आत्मनिर्भर रह जाए। सर, ये वाटर क्राइसिस ने इसमें कितना ऐड किया है? जो पहले से जो 3 महीने पहले से जो युद्ध की वजह से समस्या चल रही थी, इसको वाटर क्राइसिस ने कितना किया है? वाटर क्राइसिस तो है ही। मैं समझता हूँ 1 महीने 1.5 महीने तो लेट हो ही जाएगा, तो उस हिसाब से 1-1.5 महीना तो और भी ऐड हो गया। किंडर जॉय में मिल्क सॉलिड होने का दावा हो, मैरिको के सफोला ऑयल को प्रो हेल्थ बताने का दावा हो, या फिर रॉ प्रेसेरी के मैंगो ड्रिंक में नेचुरली अकरिंग शुगर का दावा, इन सभी दावों पर फूड रेगुलेटर फसाई ने आपत्ति जताई है। फसाई ने 14 कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले नेस्ले समेत कई अन्य कंपनियों को भी नोटिस दिए जा चुके हैं। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में फसाई के सीईओ रजित पुन्हानी ने माना कि भ्रामक दावों के खिलाफ आगे की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत सारे नोटिसेस आपने अभी दिए भी हैं अलग अलग कंपनियों को मिसलीडिंग ब्रांडिंग को लेकर, तो उस पर क्या कितनों का जवाब आ चुका है? कितने संतुष्ट है? जैसे नेस्ले ने अपना पूरा जवाब दिया है, कितने संतुष्ट हैं इसको लेकर? नहीं, कुछ जवाब संतुष्ट आ रहे हैं, बट जवाब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग चाह रहे हैं कि फ्यूचर में ये अवेयरनेस बढ़े कि दे शुड नॉट पुट दिस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और मिसलीडिंग क्लेम्स। ये बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। और सर, एडवर्टाइजमेंट क्लेम्स को लेकर भी बहुत कुछ आप लोग कर रहे हैं कि गलत एडवर्टाइजमेंट 100% को लेकर, तो कितना हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में इसको और कितना इन्फोर्समेंट हो सकता है? नो, दिस विल कंटिन्यू टिल इट स्टॉप्स। पायलट्स के एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने AI-171 विमान हादसे पर पायलट की गलती के नैरेटिव को खारिज किया है। एफआईपी ने इस मामले में जांच एजेंसी AAIB से सिमुलेटर आधारित स्वतंत्र जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि उनकी सिमुलेटर आधारित स्वतंत्र जांच में आपातकालीन रैट सिस्टम के चालू होने का समय दुर्घटना की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के टाइमलाइन से मैच नहीं करती। तकनीकी या इलेक्ट्रिकल खराबी के कारण इंजन ऑटोमेटिक शटडाउन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एफआईपी के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में बोइंग और एयर इंडिया को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी से बचना चाहिए था। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से।
फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों में अब रोमांच बढ़ता जा रहा है। साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं कनाडा ने इतिहास रचते हुए जोनाथन डेविड की हैट्रिक की बदौलत कतर को 6-0 से रौंदकर वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी पहली जीत दर्ज की है। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया हर्जगोविना को 4-1 से शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका और चेक रिपब्लिक का मैच 1-1 पर ड्रॉ रहा। और फीफा वर्ल्ड कप के 9वें दिन 4 मुकाबले आज खेले जाएंगे। पहला मुकाबला अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रात 12:30 बजे से सिएटल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच रात 3:30 बजे स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच बोस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 5 बार की चैंपियन ब्राजील और हैती सुबह 6 बजे आपस में भिड़ेंगे। आखिरी मुकाबला सुबह 8:30 बजे तुर्की और पराग्वे के बीच सैन फ्रांसिस्को में होगा। और इसी के साथ आज आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।